हेलो लिसनर्स। तो आप जैसे कि जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में बात की थी जनरल वाइटामिन्स के बारे में, व्हाट आर फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, व्हाट आर वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। लेकिन आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर वाइटामिन्स को देखते हुए चलेंगे। तो आज हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए क्या है? ऐसा विटामिन है जो कि फैट सॉल्युबल है, और फैट सॉल्युबल होने के साथ साथ ये सिर्फ एनिमल सोर्सेज में एज विटामिन ए मिलता है। बट देयर प्रो वाइटामिन्स लाइक कैरोटीन्स, जो कि प्रिकर्सर्स होते हैं विटामिन ए के, वो मिलते हैं हमें प्लांट सोर्सेज से। ठीक है, अभी हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो बना होता है, विटामिन ए का स्ट्रक्चर बीटा आयोनोन रिंग से बनाता है, या इसका दूसरा नाम है साइक्लोहेक्साइल रिंग। दिस इज़ ए साइक्लोहेक्साइल रिंग एंड इट इज़ ए आइसोप्रिनोइड यूनिट। मैंने आपको बताया था कि फैट सॉल्युबल जितने भी विटामिन्स हैं वो सब आइसोप्रिनोइड यूनिट कंटेन करते हैं, और साथ में लगा हुआ है एक आर ग्रुप। ये आर ग्रुप पर्टिकुलर एक अल्कोहल हो सकता है। अगर अल्कोहल हुआ हम इसको रेटिनॉल बोलते हैं, अगर इस एल्डिहाइड हुआ हम इसको रेटिनल बोलते हैं, और अगर ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो हम इसको रेटिनोइक एसिड बोलते हैं। और ये सब नाम रेटिनोल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड को इसलिए देगा क्योंकि हम इसको जनरल टर्म में विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। अभी हम बीटा कैरोटीन की बात करें, जो कि प्लांट बेस्ड सोर्स है। इसमें क्या होता है, 2 बीटा आयोनोन रिंग्स होती हैं और आइसोप्रिनोइड यूनिट्स लगी होती है, जो कि यहाँ पे एक बॉन्ड के थ्रू, एक कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में जाने के बाद डाइजेस्ट होता है, और फिर ये यहाँ से प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए के तौर पर काम करता है। आगे हम देखेंगे कि ये बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है और कैसे फिर एब्जॉर्ब होता है, ये भी आगे वीडियो में देखेंगे। जनरली हम विटामिन ए की टर्म्स इन सब के लिए यूज़ कर लेते हैं, रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड्स के लिए, इन सब के लिए हम जनरली विटामिन ए टर्म यूज़ करते हैं। बट साथ ही साथ एक टर्म और यूज़ करते हैं हम, जिसको हम रेटिनॉइड्स बोलते हैं। रेटिनॉइड्स में सिंथेटिक विटामिन ए, नेचुरल विटामिन ए, इन सब को हम पर्टिकुलरली एक नाम दे देते हैं रेटिनॉइड्स। जैसे रेटिनॉल इज़ ऑल्सो ए रेटिनॉइड, रेटिनल इज़ ऑल्सो ए रेटिनॉइड, तो हम इनको क्या नाम दे देते हैं, एक जनरल नाम दे देते हैं रेटिनॉइड्स। अभी हम बात करते हैं रेटिनॉल की। रेटिनॉल क्या है? रेटिनॉल विटामिन ए अल्कोहल है, यानी अल्कोहल कंटेनिंग विटामिन ए है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एपिथीलियम, जो हमारी गट एपिथीलियम है, हमारी स्किन एपिथीलियम है, इसकी मेंटेनेंस के लिए रेटिनॉल बहुत ज़रूरी होता है। रेटिनॉल हमारी बॉडी में रेटिनाइल एस्टर्स की लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की फॉर्म में, रेटिनाइल एस्टर्स विद लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ऑन रेटिनॉल, जो कि रेटिनाइजेशन ऑफ एपिथीलियम को प्रिवेंट करता है, रेटिनाइजेशन ऑफ एपिथीलियम। रेटिनल, व्हाट इज रेटिनल? रेटिनल एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। इट इज़ इंपॉर्टेंट इन विजन, विजन में इंपॉर्टेंट होता है। हम देखेंगे आगे वॉल्स विजुअल साइकिल पढ़ेंगे, उसमें हमें पता लगेगा कि रेटिनल कितना इंपॉर्टेंट है हमारी आंखों के लिए, हमारी विजन के लिए। साथ ही में हम देखते हैं कि इसको हम पहले क्या कहते हैं, रेटिनल को हम रेटिनाइन बोलते थे, और रेटिनाइन बोलते थे। साथ ही साथ ये काहे से बना है? ये बनता है ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनॉल, और ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनॉल से क्या बना देता है? रेटिनल बनता है। रेटिनोइक एसिड बेसिकली क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। रेटिनोइक एसिड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। हमारी जो सेल्स में ग्रोथ होती है और जो डिफ्रेंशिएशन होती है, उसके लिए रेटिनोइक एसिड, जो कि एक रेटिनोइड है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये कहाँ से बनता है? ये बनता है ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनल से क्या बन जाता है? रेटिनोइक एसिड बन जाता है। ठीक, अभी हमने देखा इफ़ रेटिनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो रेटिनल बन जाएगा, रेटिनल का ऑक्सीडेशन होगा तो रेटिनाइल एस्टर बन जाएगा। बट रेटिनॉल और रेटिनल इंटरकन्वर्टिबल है, आपस में एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। रेटिनॉल से रेटिनल बन सकता है और रेटिनल से रेटिनॉल बन सकता है। बट इफ़ रेटिनल अगर एक बार रेटिनाइल एस्टर में चेंज हो गया या रेटिनोइक एसिड में चेंज हो गया तो ये वापस रेटिनल में चेंज नहीं होता है। अभी हम बीटा कैरोटीन पढ़ते हैं। बीटा कैरोटीन हमने देखा था कि प्रोविटामिन ए है, ये प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए है। इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स एंड हैव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऑफ बीटा कैरोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी की वजह से हम क्या करते हैं कि हम
एक अच्छी खासी क्वांटिटी में, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बीटा कैरोटीन ले लेंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। इसीलिए गाजर वगैरह में जो बीटा कैरोटीन पाई जाती है या प्लांट सोर्सेज में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बीटा कैरोटीन लेना चाहिए, ताकि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी करती रहे। और अगर हमें विटामिन ए यानी रेटिनॉल की ज़रूरत है, उसके लिए भी ये प्रिकर्सर का काम करता है। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक ये है कि 1/6 ऑफ विटामिन ए एक्टिविटी रखता है ये। अच्छा, इसकी जो प्रॉपर्टी है हमने पढ़ी, इसकी जो प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, इस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या कर देता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज इंसिडेंट ऑफ हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स को कम करता है। ये इसी एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी की वजह से क्या कर देता है, स्किन एंड लंग कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। इन स्किन और लंग कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। अभी हम डाइट की बात करते हैं, डाइट में इसको किस तरह, इफ़ वी टेक एनिमल सोर्सेज में हम जानते हैं क्या पाया जाएगा, रेटिनाइल एस्टर्स। लेकिन अगर हम प्लांट सोर्सेज की बात करें, प्लांट सोर्सेज में पाया जाएगा बीटा कैरोटीन। अभी पहले बीटा कैरोटीन देखते हैं। इफ़ बीटा कैरोटीन, अब वी टेक बीटा कैरोटीन, प्लांट सोर्सेज हम लेते हैं तो बीटा कैरोटीन डायरेक्टली एब्जॉर्ब होगा किसमें, इंटेस्टाइनल सेल में। ये क्या है, एक इंटेस्टाइनल सेल है। बीटा कैरोटीन कहाँ एब्जॉर्ब हुआ, इंटेस्टाइनल सेल में। इंटेस्टाइनल सेल में एब्जॉर्ब होने के बाद एंजाइम डाईऑक्सीजिनेज, एंजाइम कौन सा काम करता है, डाईऑक्सीजिनेज इसको कन्वर्ट करेगा रेटिनल में। हेयर बीटा कैरोटीन से कितने बनेंगे, 2 मोल्स ऑफ रेटिनॉल, 2 मोल्स। ठीक, अब यहाँ पे काम क्या करेगा, हाइड्रोलेज क्या काम करेगा, रेटिनल को रेटिनॉल में चेंज कर देगा। अभी यहाँ तक देख लिया। अभी देखते हैं रेटिनाइल एस्टर्स। इफ़ वी टेक एनिमल सोर्सेज, तो एनिमल सोर्सेज में हम देखते हैं रेटिनाइल एस्टर्स मिलेंगे। रेटिनाइल एस्टर्स क्या होगा, हमारी इंटेस्टाइन में क्या होगा, रेटिनॉल में चेंज हो जाएगा। और रेटिनाइल एस्टर से फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड्स निकलेंगे और रेटिनॉल में चेंज होगा। अब ये रेटिनॉल एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइनल सेल में। इंटेस्टाइनल सेल में जब रेटिनॉल एब्जॉर्ब होगा, तो हम पहले से भी देख रहे थे बीटा कैरोटीन भी किस में चेंज हुआ था, रेटिनॉल में। और जो रेटिनाइल एस्टर से रेटिनॉल आया वो भी रेटिनॉल है। तो अब ये रेटिनॉल फ्री फैटी एसिड्स के साथ एस्ट्रीफाइड होगा। ठीक, और फ्री फैटी एसिड्स का एस्ट्रीफाइड होने के बाद रेटिनाइल एस्टर्स में चेंज हो जाएगा। रेटिनाइल एस्टर्स में चेंज होने के बाद ये थ्रू लिम्फ कहाँ पहुँचेगा, लीवर में जाने के बाद चेंज होगा ऑल ट्रांस रेटिनॉल में। ऑल ट्रांस रेटिनॉल को अगर हमें स्टोर करके रखना है, यानी अगर हमें विटामिन ए को स्टोर करके रखना है, तो हम इसको किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, रेटिनाइल पाल्मिटेट की फॉर्म में। ठीक है, और अगर हमें इसको स्टोर नहीं करना है, इसको दूसरे कामों में यूज़ करना है, तो उसके लिए हम देखते हैं क्या करेंगे। तो जो ब्लड सर्कुलेशन में जो वो विटामिन ए जो घूमता है वो रेटिनॉल की फॉर्म में घूमता है, रेटिनॉल। और रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन जो कि प्लाज्मा में मौजूद होता है उसके साथ कंबाइन होकर चलता है। रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ जाता है, और जब ये किसी भी टारगेट सेल के पास पहुंचता है तो रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन इससे अलग होता है और रेटिनॉल अंदर सेल के एंटर कर जाता है। अब सेल के अंदर एंटर करने के बाद इफ़ रेटिनॉल इज कन्वर्टेड टू रेटिनाइल फॉस्फेट, तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस कराता है। लेकिन अगर रेटिनोइक एसिड में चेंज होता है और यही रेटिनोइक एसिड एक डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ जाके अटैच होता है, तो ये क्या कराता है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनवाता है। और वो प्रोटीन्स किसके लिए काम आते हैं, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के लिए। तो हमने क्या देख लिया कि रेटिनोइक एसिड किस में काम आ रहा है, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में। सो यहाँ पे टारगेट कौन हुआ, टारगेट है इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर। अभी इनका यूज़ होने वाला है। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल ट्रांस रेटिनल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 11-cis रेटिनल। सो अभी विटामिन ए से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज़ वाल्स विजुअल साइकिल को हम अच्छे से देखेंगे। सो वाल्स विजुअल साइकिल हमारी विज़न से रिलेटेड है। हम जानते हैं कि हमारी आंखों में रोडोप्सिन होते हैं इन रोड सेल्स। रोडोप्सिन किसका बना होता है, 11-cis रेटिनल प्लस ऑप्सिन का। ठीक, तो जो 11-cis रेटिनल और ऑप्सिन यानी रोडोप्सिन है, उसके ऊपर जब लाइट पड़ रही है तो लाइट पड़ने के बाद वो एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ रिएक्शंस में जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली जो क्या बनाता है, ऑल ट्रांस रेटिनल बनाता है। लेकिन इस ऑल ट्रांस रेटिनल के बनने के बीच में भी कई सारे स्टेप्स होते हैं। हम उन स्टेप्स को भी देखेंगे और पूरी साइकिल को हम समझेंगे। अभी इस साइकिल में 2 काम होने हैं। पहला काम
जनरेशन ऑफ इम्पल्स होना है, यानी इम्पल्स जनरेट होनी है। और दूसरा काम है रीजनरेशन ऑफ रोडोप्सिन होना है, क्योंकि अगर रोडोप्सिन ख़त्म होता रहेगा तो कहाँ से हम इतना रोडोप्सिन लाएंगे, तो रीजनरेशन ऑफ रोडोप्सिन भी बहुत ज़रूरी है। पहले हम देखते हैं इम्पल्स जनरेशन। इम्पल्स जनरेशन में क्या होता है, जैसे ही लाइट पड़ती है तो रोडोप्सिन प्री लूमी रोडोप्सिन में चेंज होता है, वो लूमी रोडोप्सिन, फिर मेटा रोडोप्सिन 1, मेटा रोडोप्सिन 2। ये मेटा रोडोप्सिन 2 तक जब बात पहुँचती है तो मेटा रोडोप्सिन 2 क्या करता है, एक्टिवेट करता है ट्रांसड्यूसिन को, और ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट होने के बाद थ्रू साइक्लिक जीएमपी के थ्रू क्या करता है, क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल्स करा देता है। सोडियम चैनल क्लोजर जैसे ही होता है क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन होती है तो क्या हो जाता है, नो इम्पल्स जनरेशन, नो इम्पल्स जनरेट हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया नो इम्पल्स जनरेशन। लेकिन अगर हम देखें तो ये मेटा रोडोप्सिन साथ ही में एकदम से चेंज होता है किसमें, ऑप्सिन प्लस ऑल ट्रांसरेटिनल, ऑप्सिन और ऑल ट्रांसरेटिनल में। अब ये ऑल ट्रांसरेटिनल रेटिनल आइसो रेटिनल आइसोमरेज की प्रेजेंस में 11 सिस रेटिनल में चेंज हो जाता है और ऑप्सिन के साथ मिलके दोबारा क्या बना देता है, रोडोप्सिन। ठीक, बट दिस कन्वर्जन इज पार्शियल कन्वर्सन होता है। बाकी जो बचा हुआ ऑल ट्रांस रेटिनल है वो पहुंचता है लीवर के पास। कहाँ पहुंचता है, लीवर के पास। और लीवर में जाने के बाद रेटिनोल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, रेटिनोल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ऑल ट्रांस रेटिनोल में चेंज होता है। ऑल ट्रांस रेटिनल ऑल ट्रांस रेटिनोल में चेंज होता है और ये ऑल ट्रांस रेटिनोल आइसोमरेज की प्रेजेंस है, आइसोमरेज की प्रेजेंस में 11 सिस रेटिनोल में चेंज होता है। लीवर में ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक, फिर वही 11 सिस रेटिनोल किस में चेंज होता है, रेटिनोल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में 11 सिस रेटिनल में चेंज होता है। और ये 11 सिस रेटिनल हमारे दोबारा कहाँ पहुँचता है, आई में पहुँचता है 11 सिस रेटिनल, और दोबारा से वही काम होता है 11 सिस रेटिनल ऑप्सिन के साथ मिलके क्या बना देते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, रोडोप्सिन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये आपकी पूरी वर्ड्स विजुअल साइकिल होगी। इसी की मदद से कंटिन्यूस सप्लाई मिलती है हमें रोडोप्सिन की। ठीक, अगर ये साइकिल ना हो, हमारी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रोडोप्सिन डिस्टर्ब हो जाए। और इस पूरे प्रोसेस में ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, इस एरिया में ब्लीचिंग ऑफ रोडोप्सिन होते हैं। दरअसल ब्लीचिंग ऑफ रोडोप्सिन क्या होता है, रोडोप्सिन रेड कलर से बहुत मिली सेकेंड के लिए रेड से येलो हो जाता है, और दिस येलोइंग ऑफ रोडोप्सिन कॉल्ड ब्लीचिंग ऑफ रोडोप्सिन। अच्छा, इस जगह पे हमने देखा ये जो रिएक्शंस हो रही है यहाँ पे NADPH यूज़ होता है। कौन सा यूज़ होता है, यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो NADPH+ यूज़ होता है। ठीक, और NADP बनता है, NAD+ बनता है। ठीक, और यहाँ पे यही NADP+H जो है रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जिसमें विटामिन ए की कमी होती है तो उसको डार्क एडेप्टेशन टाइम उसका जो है इंक्रीज़ हो जाता है। डार्क एडेप्टेशन टाइम क्या है, जैसे हम किसी रोशनी वाली जगह से एकदम किसी अंधेरे कमरे में एंटर होते हैं तो हमें कुछ देर के लिए दिखना बंद हो जाता है, और जिसमें रेटिनॉल की कमी होती है उसका ये टाइम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, डार्क एडेप्टेशन टाइम। अभी हम कलर विज़न के लिए देखते हैं। कलर विज़न में रेड विज़न के लिए पोरफायरोप्सिन का यूज़ होता है, ग्रीन कलर के आयोडोप्सिन का यूज़ होता है, और साइनोप्सिन ब्लू कलर देता है। ठीक है, और इन्हीं सब के इंट्रामिक्सिंग की वजह से हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। अब यही 3 कलर थोड़े ही हैं, हमें दूसरे कलर इन्हीं के मिक्सर से बनते हैं डिफरेंट कलर्स। सो अभी हमने एक फंक्शन देखा विज़न, अभी हम फर्दर फंक्शंस देखते हैं। फंक्शन जैसे ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, मैंने देखा ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन किसकी मदद से हो रहा है, रेटिनॉल एंड रेटिनाइल एस्टर्स। तो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन क्या काम कौन कराते हैं, रेटिनॉल रेटिनाइल एस्टर्स। दूसरा होता है जर्मिनल एपिथेलियम का मेंटेनेंस कराने में, तो जर्मिनल एपिथेलियम का मेंटेनेंस कराता है विटामिन ए। यानी अगर जर्मिनल एपिथेलियम मेंटेन नहीं होगी तो कैरेटिनाइज कर जाएगी, और अगर जर्मिनल एपिथेलियम कैरेटिनाइज कर जाएगी तो क्या होगा, इनफर्टिलिटी होगी, नपुंसकता हो जाएगी हमें। तीसरा हम देखते हैं प्रिवेंट केरेटिनाइजेशन ऑफ एपिथेलियम, यानी केरेटिनाइजेशन ऑफ एपिथेलियम से बचाएगा, केरेटिनाइजेशन नहीं होने देगा। अभी हम देखेंगे जो इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं उसमें कहाँ कहाँ केरेटिनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस कराता है। कौन कराता है, ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस कराने वाला होता है रेटिनाइल
फॉस्फेट, रेटिनाइल फॉस्फेट ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस कराता है, ठीक। और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में एक कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का एक मीडिएटर है, उस मीडिएटर को कंट्रोल करता है विटामिन ए। सो किस में हेल्प कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में मदद करता है विटामिन ए। सो अभी हम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए देखते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरे में नहीं दिखेगा। नाइट ब्लाइंडनेस, रात को अंधेरे में नहीं दिखेगा। इसमें क्या होता है, डार्क एडेप्टेशन टाइम भी बढ़ जाता है और डिम लाइट में दिखना बंद हो जाता है। जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया इज़ ड्राइनेस ऑफ कॉर्नियल, जो कॉर्निया है हमारी आई का, उसकी ड्राइनेस हो जाती है। बिटोट स्पॉट इज ऑल्सो ड्यू टू द केरेटिनाइजेशन ऑफ कॉर्नियल इन द कंजंक्टाइवा। दिस इज द आई कंजंक्टाइवा। कंजंक्टाइवा में क्या बनता है? बिटोट स्पॉट। दिस इज बिटोट स्पॉट, ठीक। और स्टेरिलिटी हमने बताया, स्टेरिलिटी किस वजह से होती है? स्टेरिलिटी ड्यू टू द केरेटिनाइजेशन ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम। अच्छा, जो ये केरेटिनाइजेशन होता है, बेसिकली केरेटिनाइजेशन कहाँ होता है? पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लिम्ब, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लिम्ब्स पे केरेटिनाइजेशन होता है। और इसको हम नाम देते हैं नॉन एज फाइरिनोडर्मा, पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ लिम्ब्स पे, ठीक है। इसकी टॉक्सिसिटी भी होती है क्योंकि फैट सोल्यूबल है, लीवर में स्टोर्ड रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा कंजप्शन हमने विटामिन ए का कर लिया तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। टॉक्सिसिटी में क्या होता है, ये लाइजोसोम्स को डैमेज करने लगता है, तो लाइजोसोमल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा, फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन ए करता है एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, जो ऑस्टियोक्लास्ट है ना, जो हमारी बोन को डिजेनरेट करने वाले सेल्स हैं, उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है। तीसरा, टेट्रोजेनिसिटी इज कॉज डिफेक्ट इन डेवलपिंग फीटस, जो डेवलपिंग फीटस है उसमें डिफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, डिफेक्ट करा देता है, ठीक है, टेट्रोजेनिसिटी। अभी इसके डाइट सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो डाइट सोर्सेज, लीवर, किडनी, मिल्क, ये एनिमल सोर्सेज हो गए। अगर हम प्लांट सोर्सेज की बात करें, ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरोट्स कितना इंपॉर्टेंट है कैरोट्स खाना, इसलिए गाजर वगैरह हमें अच्छी खासी क्वांटिटी में खानी चाहिए, ठीक। हमारी आँखों के लिए, हमारी केरेटिनाइजेशन प्रिवेंट कराने के लिए, कितनी सारी चीज़ों को प्रिवेंट कराने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक। अभी हमारे पास एक चीज़ रह गई, वो है RDA। वो क्या है? RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। रिकमेंडेड डेली अलाउंस इसका कितना होना चाहिए? हम देखते हैं इसका डेली अलाउंस 600 माइक्रोग्राम पर डे। ये पर डे की बात होगी, 600 माइक्रोग्राम पर डे जनरली, ठीक है। लेकिन अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए 800 मिलीग्राम पर डे। और अगर कोई लेडी लैक्टेशन पे है, लैक्टेशन करा रही है, लैक्टेशन यानी बच्चे को दूध पिला रही है, तो उस दौरान विटामिन ए की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और कितनी? 950 माइक्रोग्राम पर डे तक इसकी अलाउंस पहुंच जाती है। विटामिन ए के बारे में हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं। आने वाली वीडियो में हम फर्दर विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। सुनने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।